For a given constant force F which starts acting on a body of mass m at rest, the velocity v acquired in traveling a specific distance. डिस्टेंस हमें दे दी यहाँ पे कि डिस्टेंस मतलब फॉर ए गिवन डिस्टेंस, तो वेलोसिटी मास के कैसे डिपेंड करेगी। तो अगर इसमें आप ये इक्वेशन लगा दो भी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो शुरू में रेस्ट पे है तो u 0 हो जाएगा और एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास रख दो। तो इसमें लिखा है कि फॉर अ गिवन कांस्टेंट फोर्स, यानी एफ भी कांस्टेंट है और एस भी हमें दिया हुआ है, तो फिर यहाँ से वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/m हो जाएगा, ये सारा तो कांस्टेंट हो जाएगा और फिर यहाँ से v प्रोपोर्शनल टू 1/√m, तो बी आंसर आ जाएगा। ठीक है भी, हाँ जी सर। मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप करो तो ऐसे करोगे ना, इफ यू अप्लाई द इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, तो v यहाँ पे -2 हो जाएगा v, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगी ये वेलोसिटी। u 10 और टाइम 4 सेकेंड है, तो a आ जाएगा -3 और फिर f हो जाएगा m में, तो 10 इंटू -3, तो यहाँ पे माइनस का मतलब है कि भाई ये फोर्स से वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगा है बस। ठीक है, ठीक है सर। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पल्स। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस टॉपिक इज व्हाट इज इम्पल्स। तो वी डिनोट इम्पल्स बाय I and this is a vector quantity. अब इम्पल्स क्या होता है भी, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है बेसिकली फोर्स इनटू टाइम। तो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अच्छा, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है भी फोर्स इनटू टाइम। जैसे मान लो कोई बॉडी है आपके पास, and if you apply some force F on some body for time t, then the impulse which you have given to this body, तो फिर इम्पल्स हो जाएगा भी फोर्स इनटू टाइम। तो I इक्वल टू F इंटू टी। तो ये जो फॉर्मूला है अभी इम्पल्स का फोर्स इनटू टाइम, दिस फॉर्मूला इज फॉर कांस्टेंट फोर्स, यानी अगर बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूला होता है फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। बट इफ द फोर्स इज वेरिएबल, if force varies with time, तो फिर फार्मूला क्या होगा भी, तो फिर हम ऐसा करेंगे कि मान लो अब जो फोर्स है वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो स्मॉल टाइम dt में जो इम्पल्स मिलेगा वो मिल जाएगा सपोज di,
तो वो हो जाएगा F इंटू डी टी। ठीक है, किसी टाइम t पे मान लो फोर्स की वैल्यू F है, तो फिर स्मॉल टाइम dt में जो इम्पल्स मिलेगा वो हो जाएगा di, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट इम्पल्स आ जाएगा। तो फिर I का फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रल F dt। अच्छा, ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में भी लगा सकते हैं, यानी I इज इक्वल टू F इंटू टी, और I इक्वल टू इंटीग्रल F डी टी। अब टाइम की लिमिट आप ले सकते हो सपोज t1 से t2। तो अगर फोर्स वेरिएबल है तो फिर हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, अगर कांस्टेंट है तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे इम्पल्स है इंटीग्रल एफ डी टी, सो इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। जैसे मान लो ये कोई फोर्स टाइम ग्राफ है, अगर ये मान लो किसी भी टाइप का ग्राफ है ये, तो टाइम t1 से t2 के बीच जो इम्पल्स होगा तो वो इस एरिया के बराबर हो जाएगा। ठीक है भी, तो बेसिकली जो इम्पल्स है भी, अगर हम डेली लैंग्वेज में देखें, डेली यूज में देखें, इम्पल्स का मतलब होता है कि कोई ऐसा फोर्स जो एकदम से लगे। द फोर्सेज विच एक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम आर नोन एज इम्पल्सिव फोर्सेस। ठीक है, द फोर्सेस which act for a short time and which are relatively larger forces, and which are relatively larger in magnitude, are known as impulsive forces। हालांकि इम्पल्स और फोर्स दीज आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है भी, अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, तो इम्पल्स एंड फोर्स आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो इम्पल्स को हम फोर्स नहीं कह सकते, बट ये रफली हम डेली लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि ऐसा फोर्स जो एकदम से लगे और काफी कम टाइम के लिए लगे, तो दैट इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। एग्जांपल जैसे हाँ जी, तो भी एग्जांपल जैसे हो गया हिटिंग ऑफ ए बॉल बाय ए बैट। हिटिंग ए बॉल बाय ए बैट, या किसी फुटबॉल को किक करना जैसे भी।
या मान लो समथिंग फॉल्स आउट ऑफ हैंड, मान लो कोई कांच का बर्तन है जैसे, वो हमारे हाथ से गिर जाए तो फर्श पे टकरा के टूट जाता है भी, बिकॉज ऑफ इम्पल्सिव फोर्सेस। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इम्पल्सिव फोर्सेस। मतलब ऐसे फोर्स जो थोड़े मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है जिनका, और वो काफी कम टाइम के लिए लगते हैं, तो काफी कम टाइम में ही वो अपना लार्ज इफेक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद भी एवरेज फोर्स क्या होता है? तो जैसे भी फोर्स इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स हो जाएगा इम्पल्स अपॉन टाइम। और अगर फोर्स वेरिएबल है तो फिर एवरेज फोर्स हो जाएगा टोटल इम्पल्स अपॉन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा? इम्पल्स अपॉन टाइम टेकन। जैसे जैसे भी वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो वैसे ही फोर्स होगा इम्पल्स अपॉन टाइम, बट अगर आपने एवरेज फोर्स निकालना है तो वो हो जाएगा इम्पल्स अपॉन टाइम टेकन। इसके बाद एक आती है भी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग इम्पल्स इज बेसिकली इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे भी? इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये हम कैसे प्रूव करेंगे? सर तो देखो, जैसे भी हमने लास्ट टाइम किया था कि फोर्स होता है डी एफ अपॉन डी टी। फोर्स क्या होता है वजह से? डी एफ अपॉन सॉरी डी पी अपॉन डी टी। तो डी टी को इधर ले आओ अगर, एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो अभी इंटीग्रल एफ डी टी है तो इम्पल्स हो गया। मान लो टाइम टी वन पे मोमेंटम पी वन था, टाइम टी टू पे मोमेंटम पी टू हो गया, तो इंटीग्रल एफ डी टी फ्रॉम टी वन टू टी टू, ये तो इम्पल्स हो गया। और यहाँ पे डीपी का इंटीग्रेशन पी आ जाएगा, लिमिट डालोगे तो क्या आ जाएगा? पी टू माइनस पी वन। सो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है भी, तो इसको डेल्टा पी भी लिख सकते हैं अभी। सो एवरेज फोर्स इज आल्सो इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज आल्सो नोन एज एवरेज फोर्स। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं अभी, चलो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, पेज नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। A ball of mass m strikes
a rigid wall perpendicularly with a velocity u and rebounds in the opposite direction with the same speed. ठीक है, एक बॉल टकराती है वॉल के साथ और टकराने के बाद इसी स्पीड से वापस रिबाउंड हो जाती है। तो फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? तो भी अगर हम राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें और लेफ्ट को नेगेटिव मान लें, क्योंकि मोमेंटम या इम्पल्स ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं भी, तो इनमें डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको। तो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम भी? इनिशियल मोमेंटम होगा m इंटू यू। ठीक है भी, m इंटू यू, और ये होगा लेफ्ट की तरफ, तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस एम यू। एंड फाइनल मोमेंटम हो जाएगा एम यू। ये राइट की तरफ है तो ये प्लस हो जाएगा। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ये हो जाएगा m इंटू यू। दिस इज टुवर्ड्स राइट, तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर पूछा भी चेंज इन मोमेंटम, तो ये हो जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल। अब ये वैल्यूज पुट कर दो भी, तो फिर आ जाएगा 2mu। सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम। फिर यहाँ पे पूछा भी अलोंग विद डायरेक्शन, यानी चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी। अब क्योंकि आपका आंसर आया पॉजिटिव, तो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स राइट। तो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स राइट। ठीक है भी, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट है भी फाइंड द इम्पल्स imparted by wall to the ball। अभी हमने पीछे क्या किया? अभी इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो फिर जो आंसर आपका चेंज इन मोमेंटम का होगा वही आंसर इम्पल्स का होगा। तो फिर इम्पल्स का भी सेम आंसर आ जाएगा भी 2mu टुवर्ड्स राइट। ठीक है भी, समझ आ गई बॉल? ये अब ये क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? यस सर। इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 14 देखो। Solve the above question if the ball sticks to the wall after striking with it। यानी अगर टकराने के बाद अगर बॉल इस पे स्टिक कर जाए, वॉल पे यहाँ पे चिपक जाए अगर बॉल, तो अगर बॉल यहाँ पे स्टिक कर जाएगी तो फिर फाइनल मोमेंटम 0 हो जाएगा भी। ठीक है भी, p इनिशियल तो वही होगा माइनस एम यू, बट p फाइनल 0 हो जाएगा। और फिर चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो 0 माइनस माइनस एम यू, तो फिर हो जाएगा एम यू। ये पॉजिटिव आया तो अगेन टुवर्ड्स राइट, और फिर इतना ही इम्पल्स आएगा। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। तो अभी क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि अगर जो बॉल है वो किसी एंगल थीटा पे टकराएगा, मतलब अगर ऐसे टकराए, जैसे मान लो ये बॉल है और बॉल अगर ऐसे टकराती है,
एंगल थीटा पे, and rebounds with the same velocity at same angle with the wall। और टकराने के बाद फिर जो ये बॉल है ये सेम स्पीड और सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाए, मान लो। सेम स्पीड और सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाए तो फिर चेंज इन मोमेंटम इंपल्स वगैरह कितना आएगा। तो देखो अगर हम बिफोर कोलिजन देखें तो बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम इस तरफ है, इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे। अगर ये एंगल भी थीटा होगा भी, तो फिर यू का इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा यू cos थीटा और इस तरफ यू sin थीटा। इस तरफ आई कैप ले लो और इस तरफ जे कैप ले लो। तो फिर जो इनिशियल मोमेंटम है पी आई, तो वो हो जाएगा भी एम यू साइन थीटा माइनस आई कैप एंड एम यू cos थीटा माइनस जे कैप। ठीक है, यू साइन थीटा आई के अपोजिट है तो माइनस आई आ गया, और यू cos थीटा जे के अपोजिट है तो माइनस जे आ जाएगा। और फिर इसके बाद भी जो फाइनल मोमेंटम है तो फाइनली बॉल ऐसे जा रही है, स्पीड यू के साथ। तो इसके फाइनली अगर कंपोनेंट करो नाउ दिस एंगल इज थीटा, तो फिर यू का ये कंपोनेंट हो जाएगा भी यू cos थीटा और ये होगा यू sin थीटा। तो नाउ फाइनल मोमेंटम इज, अब यू sin थीटा हो गया भी आई की डायरेक्शन में, तो फ्री हो जाएगा प्लस एम यू sin थीटा आई कैप और यू cos थीटा नीचे की तरफ ही है, जे के अपोजिट ही है, तो ये फिर माइनस में ही रहेगा। नाउ व्हाट इज डेल्टा पी, तो डेल्टा पी हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई। तो अभी पी एफ माइनस पी आई कर दोगे तो इसके साइन बदल जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा ये आएगा 2mu sin थीटा आई कैप। सो चेंज इन मोमेंटम इज 2mu sin थीटा, और ये प्लस आ रहा है भी यहाँ पे, तो प्लस आने का मतलब है टूवर्ड्स राइट। टूवर्ड्स राइट, ठीक है भी। और इतना ही इम्पल्स होगा भी, इम्पल्स भी इतना ही होगा। तो बेसिकली देखो डायग्राम से भी दिख रहा है हमें, देखो जो u sin थीटा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये वॉल के परपेंडिकुलर है और ये वाला कंपोनेंट वॉल के पैरेलल है। तो जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो पहले भी नीचे था, अभी भी नीचे ही है, लेकिन जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट था अभी, वो पहले लेफ्ट की तरफ था और अब वो राइट की तरफ हो गया। तो फिर चेंज किस में आया अभी,
तो चेंज आया परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट में। तो जैसे हमारा पीछे आंसर आया था 2mu, तो बस यहाँ पे u की जगह पे आ जाएगा u sin थीटा। तो क्या आंसर हो जाएगा 2mu sin थीटा आया, sin थीटा। बेसिकली जब ये बॉल टकराएगी वॉल से, मान लो जैसे वॉल है ये, तो जब ये बॉल टकराएगी वॉल के साथ हुई, तो बॉल पे जो फोर्स लगेगा वॉल के थ्रू, वो फोर्स ऐसे लगेगा। मतलब बेसिकली जो बॉल है वो वॉल पे ऐसे फोर्स लगाएगी। तो फिर थर्ड लॉ से वॉल बॉल पे ऐसे फोर्स लगाएगी। ठीक है भी। और ये फोर्स होगा वॉल के परपेंडिकुलर। अब क्योंकि बॉल पे जो फोर्स लगा वो वॉल के परपेंडिकुलर लगा, तो फिर जो चेंज आएगा मोमेंटम में, वो फिर वॉल के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट में ही चेंज आएगा, पैरेलल वाले कंपोनेंट में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये लाइन आप लिख लो भी। When the ball strikes a wall, wall applies force on ball in perpendicular direction. So change in momentum in ball will take place in perpendicular direction. क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होता है। So change in momentum takes place in perpendicular direction. ठीक है भी। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई सभी को भी।